गुड इवनिंग बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो था ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोटेड बाय पाई, है ना। कौन सा लेक्चर है बेटा ये? ऑस्मोटिक प्रेशर का लेक्चर नंबर 3 है। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको ये सिखाया था ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर। मैंने एक चीज समझो सबसे पहले, कुछ बच्चों का डाउट था वो समझो सबसे पहले। असली में ऑस्मोसिस आपको दिक्कत क्यों क्रिएट करता है, उसका रीजन बता दो। आप देखो हर जगह जो होता है ना, हर जगह ऑलवेज हाई टू लो फ्लो होता है। चाहे वोल्टेज हो वो हाई से लो फ्लो होता है, पानी हो ऊपर से नीचे फ्लो होता है। इसीलिए बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि ऑस्मोसिस में हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन होना चाहिए। बट ऑस्मोसिस होता क्या है? ऑस्मोसिस होता क्या है? डाइल्यूट कंसेंट्रेशन से, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होना, यही तो होता है। अरे भैया ऑस्मोसिस यही तो होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होना। तो असली में डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है वो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना चालू कर देता है। भाई जब यहां से यहां डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कि इसमें पानी ज्यादा है, यहां से यहां जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स जाएंगे, यहां से यहां जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स जाएंगे तो ये सॉल्यूशन भी डाइल्यूट होगा। अगर भाई मैं कंसेंट्रेशन से बात करूं, मान लो इसका कंसेंट्रेशन C1 है और मान लो इसका कंसेंट्रेशन C2 है, तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि C2 ज्यादा है C1 से। जब यहां से यहां सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो करेंगे तो कब तक करते रहेंगे ये फिनोमेनन, कब तक चलेगा? जब तक दोनों का कंसेंट्रेशन बराबर ना आ जाए, जब तक दोनों सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन बराबर ना आ जाए। आप मेरी बात समझो ना, ऐसे समझो, ये मान लिया मैंने एक सॉल्यूशन का कंटेनर है जिसमें एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन है और एक तरफ कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एक तरफ कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो यहां से यहां सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो करेंगे। तो जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स यहां से यहां फ्लो करेंगे तो इसका जो कंसेंट्रेशन है उसको ये कम करते चलेंगे, मतलब इसको डाइल्यूट करते चलेंगे। और ये तब तक फिनोमेनन चलता रहेगा जब तक दोनों के कंसेंट्रेशन बराबर ना आ जाए। तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है बेटा, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना चालू कर देता है ऑस्मोसिस में। आपको मैं बता दूं, ऑस्मोसिस में हम जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना, हम जो डेफिनेशन ऑस्मोसिस की पढ़ रहे हैं ना, वो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। बट अगर इसी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को अगर आप सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो आप ये लिख सकते हैं, हाई सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन से लो सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन की तरफ, लो सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होना, ये भी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है। बट बेटा ये किसके रिस्पेक्ट में है? बताओ ये किसके रिस्पेक्ट में है? बताओ ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में है। और जो हम ये जो डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हो और सॉल्यूशन में जो डाइल्यूट है या कंसेंट्रेटेड है वो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट बताया जाता है, इसीलिए हम लोग ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। बट अगर आप इसी डेफिनेशन को सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में पढ़ना चाहते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में पानी ज्यादा है, मतलब इसके अंदर सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इसमें सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन कम है, तो ये डेफिनेशन ऐसी हो जाएगी, हाई सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन से लो सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होना। अभी भी नहीं समझ में आया, चलो फिर से समझाता हूं। आप समझे ना मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझना आप, है ना। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, हम लोग जो ऑस्मोसिस पढ़ते हैं, उसके अंदर हम जो कंडीशन लेते हैं, हम लोग जो ऑस्मोसिस पढ़ते हैं ना, उसमें हमारा फ्लो क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ
सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होना, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होना थ्रू एसपीएम। और जब डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो होंगे तो इसको भी डाइल्यूट करना चालू कर देंगे, इसको भी डाइल्यूट करना चालू कर देंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को भी डाइल्यूट करना चालू कर देंगे। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक दोनों का कंसंट्रेशन बराबर ना आ जाए। अच्छा, शुरुआत में किसका कंसंट्रेशन ज्यादा था? मान लो इसका कंसंट्रेशन C2 है, इसका कंसंट्रेशन C1 है, तो शुरुआत में C2 ज्यादा था ना C1 से। अब जैसे जैसे ऑस्मोसिस होगा, डाइल्यूट करते चलेंगे, इसको डाइल्यूट करते चलेंगे, तो ये C2 बराबर C1 तब तक ऑस्मोसिस चलता रहेगा जब तक दोनों का कंसंट्रेशन बराबर ना आ जाए। आप ये जो डेफिनेशन पढ़ रहे हो ऑस्मोसिस की, विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट पढ़ रहे हो। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है। हर समय जो फ्लो होता है वो हाइट से लो की तरफ होता है, आपने ऐसा पढ़ा है। बट मैं आपको बता दूं, अगर इसी डेफिनेशन को ऑस्मोसिस की, आप इसी डेफिनेशन को ऑस्मोसिस की इसी डेफिनेशन को अगर आप सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देखें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट ज्यादा होगा, तो आप इसे लिख सकते हो हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। आप इसे लिख सकते हो हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर तो बेटा मैं जो है इसको आप लिख सकते हो लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। तो यहां से यहां सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होना, ये भी ऑस्मोसिस है। तो बायो में बहुत सारे टीचर ये पढ़ाते हैं, वो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट पढ़ाते हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट पढ़ते हैं। हम जो पढ़ते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट पढ़ते हैं। तो मैं तो ऑलवेज डेफिनेशन डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ पढ़ता हूं। ऑस्मोसिस ऑलवेज डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ होता है। और अगर आप इसे सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन की तरफ। मैं बच्चों में ये कहूंगा आप लोग इसे ऐसे याद रखें कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होना थ्रू एसपीए, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मुझे लगता है अब तो क्लियर होना चाहिए। बेटा मैं ये जो बात करता हूँ, ये जो सॉल्यूशन है डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, ये जो सॉल्यूशन है ये विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट है। और ये जो डेफिनेशन लिखी है मैंने, ये विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट लिखी है प्यारे बच्चों, ये सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में लिखी है, समझ गए? ये सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में लिखी है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था, ऑस्मोसिस में ऑलवेज डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ होता है। मैं जो डेफिनेशन यूज करता हूँ सीबीएसई में वो ये वाली करता हूँ। सीबीएसई के केस में मैं जो डेफिनेशन यूज करता हूँ वो ये वाली यूज करता हूँ, ठीक है? अब जरा यहां पर बात समझ में आ गई हमारे। अब आती है बात कि ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग लास्ट टर्म तक सीख चुके थे। अब बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सारी एक्सपेरिमेंटली मेजर की जाती हैं। जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सारी एक्सपेरिमेंटली मेजर की जाती है और उनका मेन मकसद जो होता है वो टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट होता है। सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो मेन मकसद होता है वो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट को कैलकुलेट करना होता है। बच्चों मैं आपको ये सिखाया था, मान लो एक कंटेनर इस तरीके से हमने ले लिया था, ठीक है? इस तरीके का हमने एक सेटअप ले लिया था पूरा, बीच में हम लोगों ने एसपीएम लगा दी थी ना, मेम्ब्रेन। एक तरफ हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया था, एक तरफ हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया था और एक तरफ हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया था, ठीक है? अच्छा, एक तरफ मैंने क्या लगा दिया था? पिस्टन लगा दिया था। जब मैंने यहां पिस्टन लगा दिया और उस पिस्टन में मैंने क्या करा? प्रेशर लगाना चालू कर दिया, उस पिस्टन पे प्रेशर लगाना चालू किया। तो क्या होता है? ये हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल वो यहां से आ रहे थे, तो जिस प्रेशर लगाने पर ऑस्मोसिस डिक्रीज करेगा, तो जिस प्रेशर पर
ऑस्मोसिस रुक जाता है उस प्रेशर को कह दिया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। द मिनिमम प्रेशर, ये याद रखना, ये याद रखना, द मिनिमम प्रेशर किस साइड लगाया जाता है ये याद रखो। द मिनिमम प्रेशर applied to the high concentration side, which stop the osmosis is known as osmotic pressure। जो प्रेशर, अब एनसीईआरटी में इस चीज को ऐसे नहीं समझा रखा है, एनसीईआरटी में इस चीज को ऐसे नहीं समझा रखा उन्होंने, दोनों तरफ, अरे भाई दोनों जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा ही, एनसीईआरटी में दिखा रखा है डायग्राम में, दोनों जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा ही। वो प्रेशर जो इस ऑस्मोसिस फिनोमेनन को रोक दे, किस साइड लगाया जाता है? हाई कंसंट्रेशन साइड लगाया जाता है, सॉल्यूशन की साइड लगाया जाता है। इस प्रेशर पर ऑस्मोसिस रुक जाएगा। अगर P की वैल्यू पाई के बराबर हो गई तो इस प्रेशर पे ऑस्मोसिस रुक जाएगा। अब जरा समझना, एक मेथड बताता हूं, और वो मेथड है रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस। बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? ये डीसलाइनेशन ऑफ वाटर करने के काम आता है, डीसलाइनेशन ऑफ वाटर, इसकी एप्लीकेशन है। आपने घरों में आरओ नहीं लगाया, उसी को तो कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, डीसलाइनेशन ऑफ वाटर। डीसलाइनेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या है? सी वाटर में से ड्रिंकिंग वाटर को ऑब्टेन करना, ऐसा वाटर जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा हो, उस वाटर में से फ्रेश वाटर ऑब्टेन करना, इसको कहते हैं डीसलाइनेशन ऑफ वाटर। तो डीसलाइनेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस की क्या एप्लीकेशन है? रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या यूज है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज है डीसलाइनेशन ऑफ वाटर। तो अब ये सोचो, आप खुद सोचो, ऑस्मोसिस को आपने रोक दिया, ऑस्मोसिस को कैसे रोक दिया आपने? इस पर आप प्रेशर लगा रहे हो P, प्रेशर P अप्लाई कर रहे हो इस पिस्टन पर। अगर P की वैल्यू पाई के बराबर हो जाए तो ये फिनोमिनन रुक जाएगा ना। अब आप ये सर सुन लिया ना ध्यान से, अगर P की वैल्यू पाई के बराबर हो जाए तो वो ये प्रोसेस रुक जाएगा। भाई असली में ये सॉल्वेंट पार्टिकल जितना प्रेशर लगा रहे होते हैं उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। बट वो हम कैसे मेजर करें? जब हम ऊपर से जो प्रेशर लगाते हैं, जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, वो एक्सटर्नल प्रेशर जो इस प्रोसेस को रोक दे उसी को तो बोलने लग जाएंगे, उसी को तो बोलने लग जाएंगे क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैं आपको समझा रहा हूं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस में हम क्या करते हैं? इधर देखो, एक चैम्बर में ले लेते हैं हम सॉल्ट वाटर, और एक चैम्बर में ले लेते हैं हम फ्रेश वाटर। हम चाहते हैं कि सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ वाटर का फ्लो होना चालू हो जाए, मतलब नमक अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए। हम यही तो चाहते हैं कि नमक अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए। बट आपको अच्छी तरह मालूम है ऑस्मोसिस में क्या होता है, फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ हमारा फ्लो होता है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया? ये है हाई कंसंट्रेशन साइड, ये है हाई कंसंट्रेशन साइड, और ये है लो कंसंट्रेशन साइड। अब आप मेरी बात समझना, पाई जो वैल्यू है, अगर मैं प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो है, अगर मैं वो बढ़ाकर पाई से ज्यादा कर दूं तो सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो अपोजिट हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले सॉल्वेंट पार्टिकल को यहां आने से रोकने के लिए मैंने जो प्रेशर लगाया वो पाई था। सॉल्वेंट पार्टिकल को यहां आने से रोकने के लिए मैंने जो प्रेशर लगाया वो पाई था। अगर मैं पाई से ज्यादा प्रेशर लगा दूं इस साइड, हाई कंसंट्रेशन साइड, हाई कंसंट्रेशन साइड अगर मैं पाई से ज्यादा प्रेशर लगा दूं तो सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो अपोजिट हो जाएगा। समझो मेरी बात, इस प्रेशर पे तो ऑस्मोसिस रुक गया, मतलब इन पार्टिकल का यहां आना रुक गया। भाई अगर P की वैल्यू पाई के बराबर आ जाए तो ये यहां आना रुक जाएगा। और मान लो अगर मैं P की वैल्यू को पाई से ज्यादा कर दूं, अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर जो मैं बाहर से लगा रहा हूं वो प्रेशर अगर मैं पाई से ज्यादा कर दूं, तो उल्टा हो जाएगा ना।
बोलो उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे समझी नहीं मेरी बात, समझो मेरी बात, समझो। अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं ये प्रेशर, पहले तो मैंने ऑस्मोसिस को रोका है, तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हाई कंसंट्रेशन साइड पर जो मैंने प्रेशर लगाया वो पाई लगाया। अगर मैं पाई से ज्यादा प्रेशर लगा दूं तो सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो अपोजिट हो जाएगा। बोलो, अगर मैं पाई से ज्यादा प्रेशर लगा दूं तो सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो अपोजिट हो जाएगा, फिर वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करने लगेंगे। उस केस में सॉल्ट वाटर से वाटर फ्रेश वाटर की तरफ आने लग जाएगा। अच्छा, घरों में ये काम कौन करता है? आरओ के अंदर ये काम करता है, जो एक्सटर्नल प्रेशर जो है जिसको हम बढ़ाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा करते हैं, वहां जो काम करता है वो मोटर करती है। आरओ में एक मोटर लगी होती है ना, उस मोटर का काम ही होता है कि वो एक्सटर्नल प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कर देती है, जिसकी वजह से सॉल्ट वाटर में से पानी निकल के फ्रेश वाटर की तरफ जाने लगता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं डिसलाइनेशन ऑफ वाटर। मैं फिर से समझा रहा हूं, अभी भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आया है तो समझो फिर से। अच्छा, कोई ये क्वेश्चन पूछ लेता है, बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कंडीशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? कंडीशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? कंडीशंस ऑफ आरओ क्या है? आरओ की कंडीशन क्या है बताओ? रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, जरा मुझे जल्दी से समझाओ। रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए जो कंडीशन जरूरी है वो है व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर to the solution side या फिर हाई कंसंट्रेशन साइड is greater than osmotic pressure। जब सॉल्यूशन साइड पर जो प्रेशर लगाओगे, अगर वो एक्सटर्नल प्रेशर जो सॉल्यूशन साइड पे लगाओगे अगर वो आपके ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है तो कंडीशन आ जाएगी रिवर्स ऑस्मोसिस। अच्छा, रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज क्या है? आरओ का यूज क्या है? आरओ का यूज है डीसलाइनेशन ऑफ वाटर। डीसलाइनेशन ऑफ वाटर। आरओ का जो यूज है वो है डीसलाइनेशन ऑफ वाटर। अच्छा, डीसलाइनेशन ऑफ वाटर में क्या होता है? डीसलाइनेशन ऑफ वाटर में क्या होता है? सी वाटर जो होता है ना, सी वाटर, उसमें से आप ड्रिंकिंग वाटर ऑब्टेन कर लेते हो। आप उसमें से ड्रिंकिंग वाटर ऑब्टेन कर लेते हो। सी वाटर में से आप ड्रिंकिंग वाटर ऑब्टेन कर लेते हो। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। बच्चों, आरओ का मतलब जानते हैं ना? आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज है डीसलाइनेशन ऑफ वाटर। मान लो ये मैंने एक सेटअप ले लिया डीसलाइनेशन ऑफ वाटर में, और ये मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले ली, और यहां पर मैंने एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया, और ये एक्सटर्नल प्रेशर जो मैंने लगाया, ये एक्सटर्नल प्रेशर आपका पाई से ज्यादा था, और ये हमारा है सॉल्ट वाटर। ये पिस्टन है ऊपर रखा है, ये है सॉल्ट वाटर, और ये है हमारा फ्रेश वाटर। तो अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगाऊंगा तो क्या होगा? जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो है वो अपोजिट हो जाएगा। अब जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो सॉल्ट वाटर से कहां आ जाएंगे? इस तरफ आ जाएंगे, फ्रेश वाटर की तरफ। इसी को प्रोसेस को बोला जाता है डीसलाइनेशन ऑफ वाटर। अच्छा, ये बताओ, अगर P की वैल्यू, अगर इधर समझो, अगर P की वैल्यू, मैं दोनों सेटअप कर रहा हूं, यहां पर एक सेटअप कर दिया है, अगर P की वैल्यू पाई के बराबर है तो ये ऑस्मोसिस का फ्लो रुक जाता है। जनरली ऑस्मोसिस में होता क्या है? सॉल्वेंट पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। ये जितना प्रेशर लगाते हैं उसको बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको रोक दिया जाए, जिस प्रेशर पर
इस ऑस्मोसिस को रोक दिया जाए, उसको कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर मैं प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दूं तो किस साइड अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दूं हाई कंसंट्रेशन साइड, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल अपोजिट हो जाता है, और अगर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल अपोजिट हो जाएगा तो उसको बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, उसको बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आपको मैं फिर बता दूं, कंडीशन बताओ रिवर्स ऑस्मोसिस की, फिर से आप बताओ कंडीशन बताओ रिवर्स ऑस्मोसिस की, कंडीशंस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। तो बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस की जो कंडीशन है वो ये है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा आ जाए तो उसको बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। और किस साइड लगाया जाए, हाई कंसंट्रेशन साइड लगाया जाए, और उस हाई कंसंट्रेशन साइड में से सॉल्ट यही रह जाता है, वाटर फ्लो के इधर आ जाता है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। और आरओ के अंदर ये काम जो करता है वो मोटर करती है। अभी भी नहीं समझ में आया, आरओ के अंदर ये काम मोटर करती है। तो when external pressure to the solution side is greater than the osmotic pressure, this is the condition of the reverse osmosis. This is the condition of the reverse osmosis। मेरे प्यारे बच्चों समझो रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या मतलब है। पहले ऑस्मोसिस को रोका जाए, और फिर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया जाए हाई कंसंट्रेशन साइड, तो जो कंडीशन फ्लो होती है, जो केस अराइज होता है, वो कहलाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस की ये कहानी है। समझ में आ गया? नहीं आया अभी भी फिर से समझा। रिवर्स ऑस्मोसिस किस लिए यूज होता है रिवर्स ऑस्मोसिस? डिसलाइनेशन ऑफ वाटर। असली में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये, ऑस्मोटिक प्रेशर एक सीपी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा ये सब एक्सपेरिमेंटली मेजर की जाती है। जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सारी एक्सपेरिमेंटली मेजर की जाती है। एंड टू कैलकुलेट, किस लिए एक्सपेरिमेंटली मेजर की जाती है? टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करने में यूज किया जाता है। अच्छा, सॉल्यूट के मोलर मास को मैं लिखता किससे? mb से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे ऑल आर एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर मेरी मदद कैसे करती है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकालने में, वो समझते हैं। तो आपको अच्छी तरह मालूम है जो पाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी के, और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के। अगर मैं दोनों को कंबाइन करूंगा तो पाई जो आ जाएगा वो आ जाएगा बराबर सी आर टी, है ना। पाई बराबर सी आर टी में सी की जगह क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू आर इनटू टी, ये लिख सकते हैं। पाई बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू आर इनटू टी। अब पाई बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या लिख सकते हो? WB अपॉन MB इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इनटू R इनटू T। R आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट है। अच्छा, R की वैल्यू मैंने आपको सिखाई थी 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन होती है। R की वैल्यू 0.0821 लीटर है, और इसको नियरली इक्वल कितने के बराबर होती है वैल्यू? 1/12 के। अच्छा, मुझे क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो कैसे हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर मदद करती है? WB अपॉन पाई, इस पाई को नीचे पहुंचा तो MB को इधर, 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इनटू R इनटू T, है ना। चेक करो। अब कैसे निकाल सकते हैं? बाय नोइंग। अच्छा, ये बताओ मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं? बाय नोइंग WB पाई वॉल्यूम इन लीटर T, we get मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन है, we get मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसे हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो मैं जिन जिन फॉर्मूले पे
जैसे एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपका पाई बराबर सी आर टी, है ना। एक मोल्स के टर्म्स में एक फॉर्मूला ये हो गया पाई इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वेट के टर्म्स में ये फॉर्मूला हो गया। आर की वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या मदद करता है, तो वो ऐसे मदद करता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने में, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने में मदद करता है। कैसे करता है, मान लो हमें वेट मालूम हो, पाई मालूम हो, वॉल्यूम मालूम हो, टी मालूम हो, तो हम मोलर मास निकाल सकते हैं सॉल्यूट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। द मिनिमम प्रेशर व्हिच इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड व्हिच स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आप द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड व्हिच स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, और अगर आपने सॉल्यूशन साइड पर प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दिया तो रिवर्स ऑस्मोसिस होने लग जाएगी, ऑस्मोसिस रिवर्स ऑस्मोसिस होने लग जाएगी। और रिवर्स ऑस्मोसिस का जो बच्चों यूज है वो डीसलाइनेशन ऑफ वाटर में है। मतलब सॉल्ट वाटर में, घरों में क्या करते हो, एक ऐसा पानी जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा है उसमें से आप वाटर को अलग कर देते हो, नमक को अलग कर देते हो, तो उसको कहा जाता है डीसलाइनेशन ऑफ वाटर। तो अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द रिवर्स ऑस्मोसिस, तो उसका आंसर है डीसलाइनेशन ऑफ वाटर। कोई पूछ ले डीसलाइनेशन ऑफ वाटर क्या है, तो डीसलाइनेशन ऑफ वाटर का मतलब है सी वाटर में से ड्रिंकिंग वाटर को ऑब्टेन कर लेना। तो सी वाटर में से ड्रिंकिंग वाटर को ऑब्टेन करना, दिस इज कॉल्ड डीसलाइनेशन ऑफ वाटर। सी वाटर में से ड्रिंकिंग वाटर को ऑब्टेन कर लेना, उसको कहते हैं डीसलाइनेशन ऑफ वाटर। सही है। तो डीसलाइनेशन ऑफ वाटर किसकी एप्लीकेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस की। मुझे लगता है क्लियर है। डीसलाइनेशन ऑफ वाटर किसकी एप्लीकेशन है, रिवर्स ऑस्मोसिस की। रिवर्स ऑस्मोसिस की कंडीशन है डीसलाइनेशन ऑफ वाटर। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या मेन रोल है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मेन रोल ये है कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सारी एक्सपेरिमेंटली मेजर की जाती है और उनका मेन मकसद होता है टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट उनका मेन मकसद होता है। आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन होता है, 1/12 होती है इसकी वैल्यू। बाय नोइंग WB पाई वॉल्यूम इन लीटर टेंपरेचर वी गेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। इतनी बात आप पहले लिख लो, ठीक है, इतनी बात आप पहले लिख लो। लिख लिया, शाबाश। अब मैं आपको जो चीज बता रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनना है। आप मान लो दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है, आसान सा कंसेप्ट है। आपको बता दूं दो सॉल्यूशन है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और एक का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है। दो सॉल्यूशन है सेम टेम्परेचर पर एक ही कंडीशन में। दो सॉल्यूशन है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और एक का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2। तो अगर इन दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर आ जाए, पाई 1 बराबर पाई 2, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है आइसोटोनिक। ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है आइसोटोनिक। आइसो का मतलब ही होता है सेम। The two solution having same osmotic pressure is known as isotonic. अगर दो सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर आ जाए उसको बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन, अभी एग्जांपल से समझाऊंगा। दो सॉल्यूशन है जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर आ गए, ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है आइसोटोनिक, ठीक है। अब मान लो एक सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन से ज्यादा है, सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन से ज्यादा है, तो जिसका प्रेशर ज्यादा है इसका मतलब वो है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, और जिसका प्रेशर कम है वो है हाइपोटोनिक। जिसका प्रेशर कम है वो है हाइपोटोनिक, जिसका प्रेशर ज्यादा है वो है हाइपरटोनिक। तो दो सॉल्यूशन जिनके सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, और वो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम तभी आ सकते हैं जब उनके कंसंट्रेशन सेम हो। ऑस्मोटिक प्रेशर तभी आ सकते हैं सेम जब उनके कंसंट्रेशन सेम हो, क्योंकि सेम टेम्परेचर पे लिए गए दोनों सॉल्यूशन, टेम्परेचर सेम होगा, आर सेम होगा, भी समझा रहा हूं।
एक सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन से ज्यादा है, तो जिसका कम है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है हाइपोटोनिक, और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसको बोला जाता है हाइपरटोनिक। अच्छा, अब मैं आपको सिखा रहा हूं जो, अब इसके एग्जांपल की बात कर रहे हैं। एग्जांपल में आप ऐसे बना लेना, जो हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स होती है ना, हमारे बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होती है ना, ऐसे बना रहा हूं, रेड ब्लड सेल्स, हमारी बॉडी के अंदर जो ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ऐसे बनाया डायग्राम है समझाने के लिए। इनके अंदर जो कंसेंट्रेशन होता है वो होता है 0.91% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। इन सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसका कंसेंट्रेशन होता है 0.91% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। और अगर मान लो मैंने इनको एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जिसका कंसेंट्रेशन भी 0.91% वेट बाय वॉल्यूम NaCl है, तो ऐसे केस को बोला जाएगा आइसोटोनिक। ऐसे केस को बोला जाएगा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब है हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है ना, उनके अंदर जो लिक्विड होता है ना, आरबीसी के अंदर जो लिक्विड होता है वो होता है 0.91% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। हमारी रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो लिक्विड होता है उसका कंसेंट्रेशन कितना होता है? 0.91% वेट बाय वॉल्यूम। तो अगर मैंने इन आरबीसी को एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जिसका कंसेंट्रेशन भी सेम है, तो इस केस में इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो गया ना, पाई 1 बराबर पाई 2, तो ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बोला जाएगा। किसी का कंसेंट्रेशन ज्यादा नहीं है, किसी का कंसेंट्रेशन कम नहीं है। ऐसे केस में हमारी इन सेल्स के अंदर इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जा सकता है जिससे इन सेल्स में कोई नुकसान नहीं होगा। तो हमारे को जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो उस इंजेक्शन के अंदर जो लिक्विड होता है उसका कंसेंट्रेशन भी इतना ही होता है, जिसकी वजह से हमारी सेल्स को कोई नुकसान नहीं होता है, इंजेक्ट किया जा सकता है। आरबीसी का कंसेंट्रेशन है 0.91% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। जिस सॉल्यूशन में रखा है, जिसमें इनको रखा गया है, उस सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन भी है 0.91% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। तो उस केस में ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा? आइसोटोनिक बोला जाएगा। अब जरा मेरी बात समझना, सेकंड केस। सेकंड केस, अगर सेकंड केस में मैंने जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स जो है मेरी, ये लिखे रेड ब्लड सेल्स, इनको जिस सॉल्यूशन में रखा है, रेड ब्लड सेल्स का कंसेंट्रेशन तो मालूम है, इनको एक सॉल्यूशन में रखा है और उस सॉल्यूशन का जो कंसेंट्रेशन है वो 0.91% वेट बाय वॉल्यूम NaCl से कम है। मतलब जो हमारी सेल्स हैं ये कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया और जो ये हमारा सॉल्यूशन है ये डाइल्यूट हो गया। नहीं समझे? हमने अपनी रेड ब्लड सेल्स को एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया है जिसका कंसेंट्रेशन 0.91% वेट बाय वॉल्यूम NaCl से कम है, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट हो गया और हमारी जो सेल है वो कंसेंट्रेटेड हो गई। तो उस केस में जो लिक्विड है वो इन सेल्स के अंदर एंटर करने लग जाएगा, जो लिक्विड है वो सॉल्यूशन से निकल के इन सेल्स में एंटर करने लग जाएगा। तो उस केस में हमारी जो ये सेल हैं ये स्वेल अप हो जाती हैं और इवन बस्ट भी हो जाती हैं। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, हमारी जो सेल है वो स्वेल अप हो जाती है और इवन बस्ट भी हो जाती है, क्योंकि लिक्विड अंदर एंटर करने लगेगा। क्योंकि भैया जो ऑस्मोसिस है वो ऑलवेज डाइल्यूट से कंसेंट्रेटेड की तरफ होता है। तो अगर मैं रेड ब्लड सेल्स को एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दूं जिसका कंसेंट्रेशन उतना ही है, तो इस केस को कहा जाता है आइसोटोनिक। इस केस में जो सेल हैं उनका कंसेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, तो ये केस कहलाएगा हाइपरटोनिक। ये केस कहलाएगा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक समझ गए? ऐसा सॉल्यूशन, सुन लिया ध्यान से, मेरी बात सुन लो, जल्दी से लिख लो। हाइपरटोनिक कहलाएगा, सुन लिया ध्यान से। तो हाइपरटोनिक का मतलब होता है जिस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज्यादा हो। तो एक सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज्यादा है
उसको बोला जाता है हाइपरटोनिक, और जिसका कम होता है उसको बोला जाता है हाइपोटोनिक। तो अगर मैं रेड ब्लड सेल्स को एक ऐसे सॉल्यूशन में रख देता हूं जिसका कंसंट्रेशन 0.91% वेट बाय वॉल्यूम NaCl से कम है, तो उस केस में हमारी सेल्स जो है वो स्वेल अप हो जाएंगी और इवन बस्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब तीसरा केस है। तीसरा केस है, उस तीसरे केस में क्या है, हमारी जो रेड ब्लड सेल है, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है, मैंने रेड कलर से दिखाया भी है रेड ब्लड सेल्स को, आरबीसी जो है, इनको हमने एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा है, ऐसे सॉल्यूशन में रखा है, उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो 0.91% वेट बाय वॉल्यूम NaCl से ज्यादा है, मतलब हमारे आरबीसी के कंसंट्रेशन से ज्यादा है। तो इस केस में जो आरबीसी की सेल्स हैं ये हो गई डाइल्यूट और सॉल्यूशन हो गया कंसंट्रेटेड, तो इसमें लिक्विड क्या आने लगेगा, सेल से बाहर निकल के आने लगेगा। निकल के बाहर आने लगेगा। इस केस में आपकी जो सेल है वो श्रिंक कर जाएंगी। इस केस में सेल आपकी जो है वो श्रिंक कर जाएगी। तो अगर दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ जाए तो उसको बोला जाता है आइसोटोनिक। एक सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज्यादा आ जाए उसको बोला जाता है हाइपोटोनिक, और दूसरे को बोला जाता है हाइपोटोनिक। नोट करो जरा से नोट करो, जल्दी से जरा से जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। प्लीज बच्चों जल्दी से नोट कर लो। आरबीसी को अगर हम एक ऐसे सॉल्यूशन में रख देते हैं जिसका कंसंट्रेशन उतना ही है तो उस सॉल्यूशन को बोला जाता है आइसोटोनिक। उसको बोला जाता है बेटा आइसोटोनिक। जल्दी नोट करो बेटा। मैंने यहां एक गलती कर दी थी, मैंने ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन NaCl से कम है तो इस केस को बोला जाता है बेटा हाइपोटोनिक। सॉरी, हाइपोटोनिक। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन NaCl से कम है तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से कम हो। ऑस्मोटिक प्रेशर तभी कम हो सकता है जब कंसंट्रेशन कम हो, तो बच्चा उसको बोला जाता है हाइपोटोनिक। और ये वाला केस बोला जाएगा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्यों बोला जाएगा? क्योंकि इस बार सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपके आरबीसी के कंसंट्रेशन से ज्यादा है। तो एक सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज्यादा है तो वो कहलाता है हाइपरटोनिक। जब सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से कम है तो उसे कहलाता है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। और जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होता है तो उसको बोला जाता है आइसोटोनिक। किस केस में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है? इस केस में ज्यादा है। कोई बच्चा बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है ना, जिसका बीपी बहुत जल्दी बढ़ जाता है, उसको हम कहते हैं ना हाइपर हो गया। तो इसका मतलब है इस केस में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपके आरबीसी से ज्यादा है। और अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आरबीसी से ज्यादा है तो उसका मतलब उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेल्स के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है। इसका मतलब इस केस को बोलेंगे हाइपरटोनिक। इस केस में सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आरबीसी से कम है, सेल्स के कंसंट्रेशन से कम है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन से कम है, तो इसको बोला जाएगा हाइपोटोनिक। इसको बोला जाएगा हाइपरटोनिक। गलती हो जाती है, ह्यूमन एरर है, ध्यान नहीं देते। ये चीज मैंने सही लिखी है, ये सही लिखा है। तो जब हमें इंजेक्ट किया जाता है ना, इंजेक्शन, तो उसमें यही केस होता है, ये वाला केस। इससे हमारी सेल्स को ना तो वो स्वेल अप होती है और ना श्रिंक होती है। वरना अगर मान लो ऐसा केस ले लिए तो हमारी सेल क्या कर जाएंगी, स्वेल अप हो जाएंगी या श्रिंक हो जाएंगी। अब बच्चों उसमें एक चीज दे रखी है, जो लोग बहुत ज्यादा सॉल्ट कंज्यूम करते हैं, जो बहुत ज्यादा सॉल्ट कंज्यूम करते हैं जो लोग, उनके अंदर वाटर रिटेन हो जाता है। और वाटर रिटेन हो जाता है ऑस्मोसिस की वजह से, है ना। ऑस्मोसिस की वजह से वाटर उनकी बॉडी में रिटेन कर जाता है, तो उनकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। उसको बीमारी को बोला जाता है एडीमा। उस बीमारी को बोला जाता है एडीमा। अच्छा ये बताओ, हमारी सेल के अंदर, आरबीसी के अंदर कितना कंसंट्रेशन होता है? आरबीसी के अंदर कंसंट्रेशन होता है 0.91% वेट बाय वॉल्यूम।
आरबीसी के अंदर जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है 0.91% वेट बाय वॉल्यूम NaCl, है ना। अगर मान लो इन आरबीसी को मैंने एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी 0.91% वेट बाय वॉल्यूम है, तो ऐसे को केस को बोला जाता है आइसोटोनिक। दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। इस केस में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है तो इसको बोला जाता है हाइपोटोनिक। इस केस में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसको बोला जाता है हाइपरटोनिक। इस केस में सेल्स कंसंट्रेटेड है, सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो अंदर घुस जाएगा वाटर, सॉल्वेंट अंदर जाएगा, स्वेल अप हो जाएंगी, इवन बस्ट हो सकती है। इस केस में से सेल्स में से वाटर निकलने लग जाएगा, सही है, तो ये क्या कहलाएंगे, इस केस में श्रिंक हो सकती है। तो वन केस इज हाइपोटोनिक, अदर केस इज हाइपरटोनिक एंड अदर केस इज आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। तो अगर दो सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उनको आइसोटोनिक बोला जाता है। एक सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज्यादा हो तो उस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक बोला जाता है। एक सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से कम हो उसे हाइपोटोनिक बोला जाता है। नोट कर लो, नोट कर लो। नोट कर, ठीक है, रफ कर दूं, चेक करना, रफ कर दूं। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूं, अगर मान लो मुझे आइसोटोनिक के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो कैसे करा जाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। अच्छा, आइसो इनके क्वेश्चनों में जो परसेंटेज लिया जाता है वो कौन सा होता है, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर कभी भी दे दी जाए, जैसे मान लो, सही है, अगर मैं आपको दे दूं 10% वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब है 10 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन, है ना, यही मतलब है ना, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो पाई1 बराबर पाई2, पाई1 क्या है बताओ, C1RT, अरे दोनों सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर पे हैं, R कांस्टेंट है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आ गया C1 बराबर C2। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो। ऑस्मोटिक प्रेशर तभी बराबर आ सकता है जब कंसंट्रेशन बराबर हो। अब C1 क्या होता है जरा बताओ, NB1/V1 है ना, C2 क्या होता है, NB2/V2। मैं आपको बता दूं, इनके क्वेश्चनों में जो परसेंटेज दिया जाता है वो वेट बाय वॉल्यूम दिया जाता है, और वेट बाय वॉल्यूम में सॉल्यूशन का वॉल्यूम दोनों ही केसेस में कितना होता है, 100 ml। अरे भाई इस सॉल्यूशन का अगर मैं वेट बाय वॉल्यूम दे लूं, इस सॉल्यूशन का वेट बाय वॉल्यूम ले लूं, तो दोनों के केस में सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो सेम होगा ना, 100 ml, तो वॉल्यूम भी, अरे अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन कभी भी आएगा तो उसमें वॉल्यूम भी सेम होगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज यूज होती है, और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में दोनों ही केसेस में 100 ml वॉल्यूम होगा। तो बताओ क्या केस आ गया, NB1/NB2। तो जब भी आइसोटोनिक के न्यूमेरिकल आए आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, WB1/MB1 ये कहानी है। तो आइसोटोनिक के न्यूमेरिकल कभी भी सॉल्व करने हो तो ये कहानी है। अच्छा, मैंने ये बता दिया वॉल्यूम सेम क्यों है, जरा बताओ, किस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई, वॉल्यूम सेम क्यों है? वॉल्यूम बेटा इसलिए सेम है, वॉल्यूम इसलिए सेम है क्योंकि दोनों ही केसेस में आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम जो वॉल्यूम यूज करते हैं, परसेंटेज यूज करते हैं, वो वेट बाय वॉल्यूम होती है, और वेट बाय वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑलवेज 100 ml होगा, तो दोनों तरफ 100 ml होगा, कैंसिल कर दिया। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर वॉल्यूम भी सेम होता है क्योंकि परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम यूज किया जाता है। तो आइसोटोनिक का जब भी न्यूमेरिकल आए तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना डायरेक्ट।
आइसोटोनिक का जब भी न्यूमेरिकल आया तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो। आइसोटोनिक का जब भी क्वेश्चन है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, नोट करो जल्दी से। एडिमा मालूम चल गया आपको? एडिमा क्या होता है? बहुत ज्यादा जो लोग सॉल्ट कंज्यूम करते हैं उनके अंदर वाटर रिटेन करने लगता है तो उनके अंदर स्वेलिंग आने लगती है, उस बीमारी को बोला जाता है एडिमा। अच्छा, हमारे आरबीसी के अंदर मालूम चल गया कितना कंसंट्रेशन होता है? 0.91% वेट बाय वॉल्यूम NaCl होता है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, नोट करो इतना। ठीक है, इतना सही है। बाकी अगले टर्न पर बच्चों